नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। दर्शकों, आपको बता दूँ कि ये फार्मर फेस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के प्रमुख प्रबंध निदेशक श्री मोहन मुरारी सिंह हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कहाँ बीता और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरा बचपन पटना में बीता और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है हाई स्कूल हमने श्रीचंद्र हाई स्कूल कुर्जी बालूपुर पटना से पूरा किया और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन बीएस कॉलेज दानापुर से पूरा किया। और चूँकि मैं हमारी फैमिली पटना में ही रहती है तो हमारे एजुकेशन हमारा बचपना सब कुछ पटना से ही जुड़ा हुआ है। सर, आपने भी बताया कि आपका बचपन पटना में ही बीता और यहीं आपकी शिक्षा भी हुई, प्रारंभिक शिक्षा। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कृषि के क्षेत्र में ही अपना करियर क्यों चुना? एक्चुअली कृषि की बात करूँ मैं तो हमारे देश में हमारे शरीर में आने वाली ऊर्जा कहीं ना कहीं किसानों से आती है। अगर खाद्यान्न नहीं होंगे, सब्जियाँ नहीं होंगी तो हमारे एजुकेशन सिस्टम या हमारी खुद की अपनी एक्टिविटी भी पॉसिबल नहीं है। बाजारीकरण को अगर देखा जाए पूरे देश के अंदर में किसी भी तरीके के व्यवसाय को देखा जाए तो उसका मूल आधार होता है ग्राहक। जिसके सबसे ज़्यादा ग्राहक हैं वहाँ रोजगार के अवसर अच्छे उत्पन्न होते हैं, भविष्य वहाँ अच्छा होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब तक पेट है तब तक खेत है और खेत है तो खेती से जुड़े रोजगार हमारे लिए और हमारे आने वाले युवाओं के लिए सबके लिए एक बेहतर भविष्य है। हमने इस चीज़ को चुना और मैं इस चीज़ को बड़े करीब से महसूस करता हूं कि एक व्यक्ति दैनिक रूप में कृषि अनाजों का, उत्पादनों का और उससे जुड़े हुए संसाधनों का दैनिक प्रयोग करता है। तो एक बेहतर बाज़ार मुझे मिला और इस बाज़ार को मैंने अपने भविष्य के रूप में और अपने वर्तमान कंपनी के रूप में मैंने आकर्षित किया। सर, आपने सही कहा कि कृषि पर ही हम आधारित हैं और उनसे हमें एक ऊर्जा मिलती है, तो इस वजह से आपने कृषि को ही अपने रोजगार के रूप में चुना। और अब मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे जितने भी युवा हैं, अभी का जो हालात है वो कृषि छोड़ के अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए जा रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे प्रेरित करते हैं कि वो कृषि के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि युवाओं को कृषि के क्षेत्र में कैरियर बनाने के विषय पे। देखिए, ऐसा है सामान्य रूप में मैं देख पाता हूँ और हम लोग अब भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे बड़े करीब से कि आज के डेट में हमारे घर का आटा कहीं ना कहीं किसान के खेत से आ रहा है, हमारा सरसों तेल किसान के खेत से आ रहा है, हमारी सब्जी किसान के खेत से आ रहा है। यानी एक ऐसा खाद्यान्न का जो चैनल हमारा है या फूड चेन हमारा है वो पूर्णतः किसान पे आधारित है और कृषि के बाद ही उसके वैल्यू एडिशंस है। तो सामान्य रूप में अभी वर्तमान समय की बात मैं करूँ, पिछले एक दशक की चीज़ों की मैं बात करूँ तो जहाँ तक टॉक्सिसिटी बढ़ी है फूड्स में तो लोग क्वालिटी फूड को खाना पसंद कर रहे हैं। ऐसे फूड्स को वो पसंद कर रहे हैं जिसमें जहर कम हो। तो बहुत आसानी होता है हमें ये चीज़ उनको अवेयर करने में कि आपकी आयु 25 साल 30 साल है, आपके ग्रैंडफादर की एज 95 85 है, तो कंपेयर करें आप उनकी एनर्जी में और अपनी एनर्जी में कितना डिफरेंस है। तो वो उनका आंसर आता है कि उन्होंने जो खाना खाया है वो हमने नहीं खाया, हमें वो फूड चेन नहीं मिला। तो फिर मैं वही चीज़ों को उनके साथ रिप्लिकेट करता हूँ कि जब आपका फूड चेन, आपके ग्रैंडफादर का, आपके फादर का फूड चेन इतना बेटर था जो उनके हेल्थ को बहुत आगे तक लेके गया, तो अगर आप अभी इस अवस्था में हैं कि 40 साल 50 साल आते आते आप कई तरह के बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो क्या आप अपने आने वाले जनरेशन को क्या देंगे और आप क्या स्वास्थ्य जिएंगे? इन विषयों पर जब चर्चाएं होती हैं हमारे युवाओं के साथ में तो खुलकर के ये बात आती है कि जहर मुक्त भोजन हमारी मतलब महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और जहर मुक्त भोजन के उत्पादन का जो सबसे बड़ा अगर प्रोडक्शन एरिया देखें, चूँकि आप भी बेहतर समझ सकते हैं कि कृषि खाद्यान्नों का उत्पादन हम किसी फैक्ट्री में नहीं कर सकते हैं, वो कभी ना कहीं खेतों में किसानों के मदद से खेतों में ही किया जा सकता है। तो किसानों के साथ आसानी से जोड़ पाते हैं और आज के डेट में बेहतर भविष्य के परिणाम अगर देखा जाए, कोई युवा नौकरी करता है, एक युवा 25,000 30,000 या 50,000 रुपये की सैलरी गेन करता है, तो उतनी रेवेन्यू की अगर बात करें तो जैविक कृषि उत्पादन में आकर के, सब्जियों के उत्पादन में, सरसों तेल के उत्पादन में या उसके इंटरनेशनल मार्केटिंग में आकर के उससे बेहतर गेन करता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ अभी मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊँ, अभी जस्ट हमारे साथ रिसेंटली एक हमारे किसान है, युवा किसान है बंतोष ओझा जी, जिन्होंने 3 एकड़ आलू की खेती करी और 3 महीने में उनके आलू के साथ जो प्रोडक्शन हमने रेवेन्यू जो जनरेट किया, वो रेवेन्यू हमने उनके साथ 75,000 रुपये का रेवेन्यू उनको प्रॉफिट जनरेट करके दिया। तो ये ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने घर पे, अपने गांव, अपनी मातृभूमि की सेवा के साथ साथ एक पौष्टिक
उत्पाद जो उसकी आपके स्वस्थ करता ही है, साथ साथ समाज को भी हेल्थी बनाता है, तो उसको पूरा करने में मदद किया। और इकोनॉमिकल पार्ट पे जहाँ पे लगातार आप 8 घंटे या 10 घंटे जाकर के किसी जॉब में टाइम देते हैं और वो चीज़ आप अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में करते हैं तो टाइम फ्रेम कम हो जाता है। अगर मैंडेज की मैं बात करूँ, मैंडेज की, तो एक आलू की खेती में मात्र 16 कार्य दिवस उन्होंने कार्य किया। 16 दिन की ड्यूटी में उन्होंने 75,000 रुपये का रेवेन्यू अगर जनरेट किया पूरे 90 दिन के टाइम में, तो ये बेहतर ऑप्शंस होते हैं कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, कंपेयर टू अदर जॉब्स। तो किसान जो है इजीली मोटिवेट हो रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रकृति की भी बड़ी अच्छी मदद मुझे मिल रही है कि कोरोना काल के बाद लोगों का रुझान कृषि के क्षेत्र में बढ़ा है। सर, आपने अभी बड़ी अच्छी बात बताई कि कोरोना काल के समय हम पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हो गए थे। लगभग बाहर से भी लोग आते थे, यहाँ गांव भर गया था, शहर से लोग गांव की तरफ पलायन कर गए थे। तो कृषि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और यहाँ आर्थिक संभावनाएं भी ज़्यादा दिखी। तो अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि ये जो खेती के बारे में मैं ये जानना चाहूँगी, जैविक कृषि किसानों के लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या संभावनाएं दिखती हैं बिहार में? जैविक कृषि की मैं बात करूं किसानों के लिए, तो दिन प्रतिदिन बढ़ते कृषि लागत और आज के डेट में अभी पहले के किसान भाई हमारे खेती करते थे तो सामान्यतः 1-2 बीमारियां थी खेतों में, फसलों में, जिसका रासायनिक उपचार करके इलाज हो पा रहा था। लेकिन आज अनगिनत बीमारियां हैं खेतों में। कभी फफूंद जनित बीमारियां हैं, कभी रस चूसक कीट जनित बीमारियां हैं, कभी सीड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ऐसे सामान्य रूप में जो खेती की प्रक्रिया अभी रही है, अभी रासायनिक प्रक्रियाओं को मैं बात करूं तो कृषि लागत दिन प्रतिदिन बढ़ा है। और दूसरी बात मैं करूं कि सिंचाई की, क्योंकि जल एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी जल का संरक्षण अगर हम समय से नहीं करते हैं तो हमारे पीने के पानी की भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो कृषि में सामान्यतः सिंचाई में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, तो रासायनिक प्रक्रिया की वजह से हमारा जल भी दूषित हुआ, हमारे किसान की कृषि लागत भी बढ़े है और जो उत्पादन होते हैं, जो क्वालिटी प्रोड्यूस होते हैं, सबसे बड़ा नुकसान किसान का कब होता है? वो अच्छी मेहनत करके अच्छी उत्पादन तो कर लेता है लेकिन उसको लंबे समय तक रख नहीं पाता। सामान्यतः आप देखेंगे अभी आलू की फसलें अभी खेत से निकालने के बाद 10 या 15 दिन भी किसान नहीं रख पाता है और वो कोल्ड स्टोर अगर नहीं भेजे तो पूरी की पूरी उसकी उत्पादन खराब हो जाती है। तो ये कुछ मानक को देखा जाए, उत्पादन को लंबे समय तक रखना, कृषि लागत को रखना, सिंचाई का कम होना, इन बिंदुओं पर अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण विषय आता है कि कैसे इसको बचा सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं, जिसका एकमात्र विकल्प है जैविक खेती। जैविक खेती ना कि सिर्फ किसानों की लागत को कम करता है, उनके मुनाफा को भी बढ़ाता है और आने वाले भविष्य के लिए भी कृषि को संरक्षित करके उपहार के रूप में हमारे जनरेशन को देता है। तो किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और किसान के साथ साथ चूँकि किसान हमारा प्राइमरी चैनल है उत्पादन का, प्रोडक्शन का, और अगर वो वहाँ से सुधार होता है तो उसका डेवलपमेंट पार्ट पूरे कंट्री में, पूरे एक एक जो कंज्यूमर हैं, जो खाद्यान्न को या सब्जियों को, दलहनों को, फलों को वो कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो उनके भी स्वास्थ्य पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और संभावनाओं की बात मैं करूं अगर बिहार के अंदर में, तो बड़ा सुंदर प्रकृति हमारे यहाँ है। हम लोग अच्छी मौसम में, हमारे यहाँ ठंड भी बड़ी अच्छी पड़ती है, रबी भी अच्छा है हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत अच्छी है और हमारे यहाँ बरसात भी बहुत अच्छी है। तो 3 तरीके के जो सीजन हमारे हैं, रबी, खरीफ, जायद, किसानों के लिए। और फसल विभिन्नताओं की बात करें, तरह तरह के फसलों के उत्पादन में हमारी जो भूमि है, बिहार की जो धरती है, कृषि भूमि जो है बहुत बेहतरीन है और हम लोग स्पेशलाइज्ड भी है, नो डाउट। हम मुजफ्फरपुर की लीची को इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, दीघा का मालदा आम हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, मखाना हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके अगर में रसायन की मात्राएं घट जाएं, रसायन की मात्राएं ना हो, तो किसानों को बेहतर मुनाफा, अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ एक बढ़ता और एक स्वस्थ बिहार मिलेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है ये। इसके साथ साथ अभी पूरे देश के अंदर में और राज्य सरकार दोनों का बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। जैविक खेती के अंतर्गत में किसान प्रति एकड़ 11,500 रुपये की सब्सिडी भी दे रहे हैं जैविक कृषि प्रोत्साहन के लिए। साथ ही साथ जैविक कॉरिडोर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया और दिन प्रतिदिन उसके ऊपर में ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के समक्ष गाँव में नुक्कड़ नाटक का प्रयोजन किया जा रहा है। और अभी आप विगत 2 सालों से अगर आप देखें तो निरंतर हर पत्रिका, हर कृषि रिसर्च पेपर में, हर तरीके के प्रोग्राम में, हर तरीके के मेला में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि बेहतर विकल्प के साथ साथ हमारे आने वाले भविष्य की प्रमुख आवश्यकता है।
और इसमें किसानों को इससे जुड़ करके लाभ लेना चाहिए। सर, अभी आपने जैविक खेती से होने वाले अनेकों लाभ के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। आप हमारे युवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे युवा को कि वो आगे अपना करियर इसमें लाएं और किस तरह से वो सफल हो? किसी भी युवा के लिए उनके कैरियर की बात मैं करूं तो सबसे ज़रूरी होता है कि वो किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या किस क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बेसिकली जब वो चुनाव करें अपने क्षेत्र का, तो उसमें उनके सबसे पहला चीज़ उनकी रुचि किस विषय में है उसका ध्यान दें, जिसमें उनको जुनून मिलता हो, जिस विषय पे उनके अंदर से ऊर्जा उन्हें कहती है कि नहीं मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उस क्षेत्र का चुनाव करें। दूसरा, चुनाव करते वक्त एक बात की जरूर ध्यान रखें कि आने वाले समय में उसका डिमांड एंड सप्लाई क्या है। सामान्य रूप में किसी भी तरीके के भविष्य का नींव और निर्माण और उसका वास्तविक अवस्था के अंदर में सफलता, ये तीन जो मुख्य बिंदु होते हैं हमारे युवाओं के लिए, तो वो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। एक दौर था हमारे यहाँ आईटी का युग था, हम आईटी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। उसके पहले का युग हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग का क्षेत्र था। आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व स्तर पे खाद्यान्न के क्षेत्र में बड़ा अच्छा ऑप्शन उभर के आया है, जो कि जैविक खेती के रूप में है। दूसरी बात करें जैविक खेती के बाद जो वैल्यू एडिशन, अभी बिहार के अंदर में मशरूम क्रांति चल रही है। मशरूम से रिलेटेड मशरूम के समोसे बनाए जा रहे हैं, मशरूम के आपके पेड़े बनाया जा रहा है, मशरूम का नमकीन बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ अभी आप देखिए रोजगार और युवाओं की मैं बात करूं तो हमारा पॉपकॉर्न, अभी सिनेमा हॉल में हम लोग जा रहे हैं, मूवीज थिएटर्स में जाते हैं, तो हमारे यहाँ मक्का जो सामान्य रूप में हमारा एक उत्पादन है, तो उसका एक एडिशनल बिजनेस जो है हमारे यहाँ उपलब्ध है पॉपकॉर्न के रूप में, कॉर्नफ्लेक्स के रूप में। और अभी तो लास्ट जो हम लोग इस साल जो बना रहे हैं मिलेट्स ईयर जो बना रहे हैं, मोटे अनाज का जो साल हम लोग बना रहे हैं, इसका एक बड़ा अच्छा रिजल्ट हमारे सामने ये आया है कि अभी तक हम लोग तरह तरह के बच्चों के लिए जो पौष्टिक भोजन के रूप में ब्रांड, कई सारे ब्रांड हैं जो कि बाजार में थे। उसके अलावा हमारे यहाँ की देश की, हमारे यहाँ की वो प्रमुख पौष्टिक फसलें रही हैं, जैसे हमारा बाजरा है, हमारा मरुआ है, रागी है, अन्य बल्टागुन है, कोदो है। तो ये इन फसलों से रिलेटेड एक अच्छा व्यवसाय का अवसर, या उससे रिलेटेड आप स्वरोजगार अगर करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में एक बेहतर करियर हो सकता है। या इन क्षेत्र में काम करने वाले संस्थाओं, कंपनियों, किसानों को सर्विस देने के सेक्टर में, चाहे आप आईटी से सपोर्ट दें, ट्रांसपोर्ट से सपोर्ट दें, या ट्रेनिंग से आप सपोर्ट दें, या इक्विपमेंट से सपोर्ट दें, मशीन, तो ये बड़ा अच्छा समावेश है। मैं बताऊं आपको कि एग्रीकल्चर में जितने भी तरीके के एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ हैं, हमारे देश के अंदर में हैं, वो सारे समाहित हो सकते हैं और उसकी प्रमुख भूमिका हो सकती है। आज डिजिटल क्रांति के दौर में अब अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आज का हमारे देश में डिजिटल क्रांति के अंदर हमारा सोशल मीडिया पार्ट बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो वहाँ पे अवेयरनेस पहुँचा करके भी आप अपना भविष्य बना सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है आने वाले यूथ को ट्रेनिंग्स दे करके भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स को परचेज करके ट्रेड करके कैरियर बना सकते हैं, एंड इससे रिलेटेड कंसर्न कंपनी के साथ अपना सपोर्ट दे के भी बेहतर भविष्य आप बना सकते हैं। यहाँ भविष्य की मैं बात अगर करूँ तो वो इसलिए है, चूँकि मैं पूर्व में भी बोला कि जब तक पेट है तब तक खेत है, और हमारा पेट खत्म होने वाला है नहीं, तो इस क्षेत्र में रोजगार या युवाओं के लिए प्रेरणा और नवीनतम अवसर कभी खत्म नहीं होने वाला, तो ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखा जाए तो नौकरियों पे निर्भर होना, या सरकारी नौकरी की बात करूं मैं युवा के लिए, या प्राइवेट नौकरी की बात करूं, उसकी संभावनाएं सीमित हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार द्वारा संचालित, राज्य सरकार द्वारा संचालित कई सारी योजनाएं हैं जो वहाँ पे स्वरोजगार करके आप छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप करके, या फूड पैकेजिंग करके, या उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल्स में जाके एक स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हो। और आप सिर्फ अपना ही भविष्य नहीं बना रहे, आप अपने साथ कई सारे हजारों लोगों को रोजगार देने में आप सक्षम हैं। उदाहरण के रूप में बताऊं मैं आपको कि हमने एक छोटा सा सेटअप शुरू किया ग्रामीण परिवेश में, और आज मात्र 8 महीने हमारे हुए फील्ड पे वर्क करते हुए, और 3 साल से हम इस इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, तो हमने 450 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया, और एक बेहतर और एक सफल व्यवसाय मॉडल बना किसानों के लिए भी, हमारे यहाँ कर्मचारी जो कार्यरत हैं उनके लिए भी, और मेरे लिए भी, और मेरे आने वाले जनरेशन के लिए भी। अगर इसको मैं स्वरोजगार के रूप में देखूँ तो ये बेहतर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे किसान भाई हैं जो जैविक उत्पादों के दुकानों को संचालन कर रहे हैं, और अच्छा मुनाफा कर रहे हैं, अच्छा भविष्य भी बना रहे हैं, और बेहतर समाज सेवा का काम कर रहे हैं।
सर, आपने अभी बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हमारे युवाओं को, बहुत सारी बातें बताई रोज़गार के बारे में, कैसे अपने करियर को बना सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे युवा जो आना चाहेंगे तो उनके लिए कोई ऋण की व्यवस्था है यहाँ? जो भी युवा इस तरीके के रोज़गार या स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके लिए राज्य सरकार के यहाँ से बहुत सारी योजनाओं का संचालन हो रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा भी। तो बेहतर है आप जिस ज़िले से आते हैं उस ज़िले के उस ज़िले के जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करें। वहाँ पे PMFFME प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कई सारे योजनाओं का है, जहाँ पे सीधा आपको सब्सिडी भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलता है, इक्विपमेंट सप्लाई भी मिलती है और उसके ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग दे करके आप डेवलप भी करते हैं। अभी कई सारे प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे बेगूसराय के अंदर में मिर्च के मसाले के उद्योग लगे, मखाना प्रोसेसिंग के यूनिट्स लगे, फ्लावर्स मिल, आटा बनाने के मिल लगे, हमारे सिवान के अंदर में मसाला उत्पादन के मिल लगे, कुक्कुट पालन से लेकर हेचरीज के प्रोजेक्ट लगे। तो ऐसे बहुत सारे रोजगार के ऑप्शन हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार अच्छी सब्सिडी के साथ साथ आपको बेहतर सहयोग कर रही है और आपके सभी भविष्य निर्माण में आपके साथ आपकी सरकारें खड़ी हैं। तो एक बेहतर विकल्प है। आप अपने बिजी टाइम में से अपने और अपने फैमिली के लिए समय कैसे निकालते हैं सर? बेहतर प्रश्न आपने पूछा। ये एक पूर्णतः मैनेजमेंट का भाग है। भगवान ईश्वर जो भी है सबको उतना ही टाइम देता है। आपके लिए भी सूर्य उतना है, हमारे लिए भी उतना और अन्य लोगों के लिए भी उतना है। तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमारी भूमिका अपने परिवार के प्रति कितनी है, हमारी जिम्मेवारियाँ कितनी हैं, हमारी जवाबदेही कितनी है, उसको मूल्यांकित करना पड़ता है। और मूल्यांकित करने के बाद हम एक टाइम फ्रेम बनाते हैं, अपना डेली रूटीन बनाते हैं, उस हिसाब से हम समय अपने परिवार को दे पाते हैं। और बड़ा सपोर्ट भी मिलता है मुझे अपनी फैमिली से, हमारे बच्चे से। 6 ईयर ओल्ड मेरा बेटा है एंड हमारी फैमिली, हमारी वाइफ एंड हमारे मदर फादर सभी लोग काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। और ओवरऑल हमारे ग्रैंडफादर ने मुझे एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि जीवन भर काम करना से बेहतर है कि कुछ समय अपने आप को एक किसी स्पेस में, एक किसी एरिया में अपने आप को लगाएं और उतने टाइम अगर आप अपना 100% दिया तो जीवन भर आप परिवार के साथ, परिवार की खुशियों के साथ और परिवार की आवश्यकताओं के साथ रह सकते हैं। और शायद मैं इसी पे चल रहा हूँ और ये मेरा 4था साल है। 1 साल मुझे मेरे पास और है अपने फैमिली से थोड़ा कम टाइम को मैनेज करते हुए अपने कैरियर और अपने फोकस को डेवलप करने के लिए। आप इतने बिजी रहते हैं, वर्क इतना सारा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी रुचि भी कहीं ना कहीं होगी किसी और अन्य वर्क में। तो आप किस तरह से वो कार्य करते हैं और आपकी रुचि कौन कौन से वर्क में है? रुचि एक बड़ा बेहतरीन चीज़ भी है। देखिए, जब आप काम को एंजॉय करेंगे तो आपको एंजॉय करने का पूरा मौका मिलता है, इंटरेस्टिंग पार्ट को पूरा करने का पूरा मौका मिलता है। जैसे मेरा इंटरेस्ट कॉमनली रहता है कि जो पारंपरिक गाने हैं या जो क्षेत्रीय गाने हैं उनको सुनना, साथ ही साथ जो क्लासिकल्स गाने पहले के उनको सुनना। मतलब मेरा अगर देखा जाए इंटरेस्ट सॉन्ग के प्रति मैं अगर बात करूँ, मेरा चूँकि पार्ट सॉन्ग सुनना मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो उसमें मैं कॉकटेल हूँ एक तरीके से। मैं मिश्रित वेस्टर्न भी सुनता हूँ, इंडियन भी सुनता हूँ और रीजनल भी सुनता हूँ। और बड़ा मज़ा तब आता है कि हमारा जो वर्क प्रोफाइल है तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कई राज्यों में मैं कार्यरत हूँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करता हूँ। और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हम वो सारी चीज़ें जो एक ड्रीम्स में होते हैं कि हमें बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर में कुछ अच्छा फूड कंज्यूम करना है, वो भी हम कर लेते हैं। हमारा रहता है कि हम अच्छे गाने सुने, वो भी कर लेते हैं, अच्छे मूवीज़ देखें, वो भी हम कर लेते हैं। तो बड़ा मतलब इंजॉयबल लाइफ हो जाता है जब ड्यूरिंग ट्रेवल, ड्यूरिंग वर्क, काम के साथ साथ हमारा पूरा एंटरटेनमेंट होता है। एंड इसके बाद हम चूँकि ग्रामीण क्लस्टर में काम करते हैं, ग्रामीण परिवेश में काम करते हैं, तो हमारे किसान भाई हमारे लिए मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके खुशी में जब हम शरीक होते हैं, वो जो मतलब हमारा एंटरटेनमेंट आता है जब उनके यहाँ उनके लड़कों की शादी है, उनकी लड़कियों की शादी है, उनके गांव में कोई पूजा प्रोग्राम, तो वो पूर्णतः हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हम उनकी खुशी में हम शरीक होते हैं और हमारी खुशियाँ उनकी खुशी में शरीक होने से इतनी बढ़ जाती है जहाँ एक साथ कई मिश्रण इंटरेस्ट के हमें मिल जाते हैं। तो मेरा अगर इंटरेस्टिंग पार्ट है तो ओवरऑल यही है। एंड इसके अलावा नए नए पेपर्स, रिसर्च पेपर्स को पढ़ना, इसके अलावा नए नए आइडियाज़ पे थिंक करना और किसी भी रिसर्च पेपर को देखने के बाद उसका विपरीत जा करके एनालाइज करना कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसका अगला इम्पैक्ट क्या है और आने वाले 20 साल में उसके फ्यूचर क्या है। तो इंटरेस्टिंग पर बड़ा अच्छा मैनेज हो जाता है। और मेरे ग्रैंडफादर ने एक मुझे और भी लेसन दिया कि पढ़ने के लिए 5 घंटे बैठ के बुक के सामने पढ़ोगे तो कभी पढ़ नहीं पाओगे।
पढ़ने का मतलब है कि जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है उसी समय पेपर खोल लो, तो आपको एक तो वो आपका आंसर मिल जाएगा, आपका वो इंटरेस्टिंग पार्ट पूरा हो जाएगा। दूसरा आपको फायदा ये मिलता है वो लाइफ टाइम आपके हार्ड डिस्क में, मतलब मैन हार्ड डिस्क जो दिमाग हमारा है उसमें फीड हो जाएगा, वो कभी मिस नहीं होगा। तो ये अच्छा लग जाता है, जुड़ाव हो जाता है हमारा। और इसके अलावा लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नो डाउट मैक्सिमम टाइम हमारा ट्रैवलिंग में बीतता है, तो मेरा इंटरेस्ट लगभग पूरा हो जाता है। हमारे बहुत सारे किसान कृषि तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उन्हें मार्केट उपलब्ध नहीं होता। तो इस संदर्भ में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उन्हें? हमारे किसान भाइयों के लिए सुझाव एक सामान्य रूप में मैं देना चाहूँगा। मैं ये सुझाव सिर्फ किसान भाइयों को नहीं, मैं आम पब्लिक को भी देना चाहूँगा जो कंज्यूमर है। दो तरीके से हम सीधा जुड़ाव करें किसानों से, और एक कॉन्सेप्ट जैसे हमारे यहाँ है फैमिली डॉक्टर, वैसा हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो कि हमारे पास अपना फैमिली फार्मर हो। तो दो बातें आएंगी सामने, एक तो किसानों को सीधा बाजार मिलेगा, दूसरा जो मिलेगा कि आप कंज्यूमर को एक बेहतर क्वालिटी मिलेगी। अब मैं बात करूँ इसी पे मैं काम भी कर रहा हूँ, फार्मर फेस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, और वन विंडो सॉल्यूशन जहाँ पे उत्पादक और उपभोगक दोनों को जोड़ने के साथ साथ उनके आने वाले समस्याएं, उनके आने वाले इनपुट की सप्लाई, जैसे उनको खाद की ज़रूरत, अच्छे खाद की ज़रूरत, अच्छे बीज की ज़रूरत, अच्छे तकनीक की ज़रूरत है, उनके आने वाली फसलों की समस्याओं को हम अपने वैज्ञानिक दल के साथ जुड़ के ख़त्म करते हैं, उसको हटाते हैं, और साथ ही साथ किसान को सीधा बाजार देते हैं। हमारे पास अपने बाज़ार के कई सारे पोर्टल्स हैं, जिन पोर्टल्स के माध्यम से किसान को सीधा ग्राहक से जोड़ देते हैं, तो उनको बेहतर बाज़ार मिल जाता है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा अपने बिहार के किसान भाइयों के लिए कि वो सामूहिक रूप में कृषि कार्य में आए, क्योंकि खेत की जोत छोटी होने से उत्पादन कम होता है। अगर एक उदाहरण के रूप में लूँ कि अगर कोई किसान 5 क्विंटल अगर सिर्फ करेला निकाल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा व्यापारी या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनसे परचेज करेगी। लेकिन उस गांव में अगर 5 लोग मिलकर 5-5 क्विंटल निकाल रहे हैं, तो कोई भी बड़ी संस्था या एजेंसी उनके साथ परचेज करने में आ सकती है। तो सामान्यतः ये समस्या मैं देखता हूँ, मैं अपने चूँकि 10 जिलों में मैं बिहार में काम कर रहा हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि समस्या रहती है किसान व्यक्तिगत रूप में आते तो सामूहिक रूप में आए, और सामूहिक रूप में जब आएंगे तो अभी भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ इंटरनेशनल एजेंसीज भी आ गई हैं मार्केटिंग सपोर्ट देने के लिए किसान भाइयों को, जो कि उनको मार्केट में, और पिछले अपने बताया थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको जिक्र किया कि 2 सालों में कृषि में बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ है, जिसमें अब ग्राहक ना सीधा किसान से जुड़ना चाहता है। तो आप बेहतर प्रोड्यूस करिए, बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस करिए, और पब्लिक डोमेन में जब आपका उत्पाद आएगा तो बाजार का आपको कभी प्रॉब्लम नहीं। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही होगा अपने बिहार वासियों के लिए, आइए मिलकर के बिहार को जैविक बिहार बनाएं, एक स्वस्थ बिहार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराएं, किसानों को खुशहाल बनाएं, और स्वरोजगार के साथ साथ नवीनतम नवाचार, नवीनतम रोजगार, और एक जो हमारी इतिहास रही है बिहार की, उसको फिर से पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करें। आप यहाँ आए और अपना कीमती वक्त दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।